हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड बात करने वाले हैं लेखपाल पटवारी की जो 8,000 वैकेंसी आ रही है उसके लिए एक जो हमारा पार्ट रहेगा ग्रामीण परिवेश। आपको पता ही है हाल ही में जो नोटिफिकेशन भी आ चुका है लेखपाल पटवारी का जो सिलेबस है उसके विषय में फ्रेंड्स। उसमें से एक पार्ट है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे ग्रामीण परिवेश के लिए। तो आज की वीडियो हम ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में ही बनाने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन जो है पंचायती राज से संबंधित है। ये क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? तो दोस्तों ये प्रणाली है पंचायती राज प्रणाली है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है ग्रामीण ये स्थानीय स्वशासन, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो है क्या है? ये है तो दोस्तों यह स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना। ठीक है फ्रेंड, स्थानीय लोग होंगे और वो निर्वाचित हो चुके होंगे निकायों में, जैसे कि ग्राम प्रधान हो गए। ठीक है, और वो क्या करेंगे, जो स्थानीय मामले हैं उनका प्रबंध करेंगे। जैसे कि आपको पता भी है ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाएं हैं उन्हें सही से लागू कराने के लिए ग्राम प्रधान का विशेष योगदान रहता है। गांव में साफ सफाई के लिए, जैसे कि कोई आपको संदर्भ में है कि सफाई कर्मचारी हैं, या फिर कह सकते हैं गांव में खड़ोंजा लगाना हो, ये सब सारे के सारे मामले जो रखे जाते हैं ये ग्राम प्रधान के समक्ष ही रखे जाते हैं दोस्तों। तो जो ग्रामीणों के द्वारा सबका शासन है वो इसमें होता है। आगे बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में उल्लेख है। किस चीज़ का उल्लेख है? तो 3 चीज़ का उल्लेख किया गया है, सभा, समिति और विदत या विधाता। हाँ जी, जो हमारा प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, इसमें स्थानीय स्वशासन इकाइयों के रूप में भी उल्लेख मिलता है। और इसमें जो बताया गया है सभा, समिति, विदित कहते हैं या विधाता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायत शब्द का अर्थ, हाँ जी, जो पंचायत शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो 5 व्यक्तियों का समूह दोस्तों पंचायतन कहलाता है। क्या कहलाता है? पंचायतन कहलाता है। अगर बात करें पंचायतन को अलग से डिफाइन करें, पंचायत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है लोगों की सभा। क्या होता है? लोगों की सभा। तो पंचायत शब्द का अर्थ हो गया लोगों की सभा। और अगर पंचायतन शब्द का अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स 5 व्यक्तियों का समूह। आगे चलते हैं। 20 ग्रामों का प्रमुख क्या कहलाता है? हाँ जी, जो 20 गांव का प्रमुख है वो कहलाता है विषय अधिपति। क्या कहलाता है? विषय अधिपति। 100 गांव का प्रमुख क्या कहलाता है दोस्तों? तो 100 गांव का प्रमुख कहलाता है शतग्राम अध्यक्ष। क्या कहलाता है? शतग्राम अध्यक्ष। और 1000 गांव का प्रमुख क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जो 1000 गांव के ऊपर प्रमुख बनता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं शतग्रामपति। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि शतग्रामपति किसे कहते हैं या कितने गांव का प्रमुख होता है? तो 1000 गांव पर जो बनता था या बनता है उसे शतग्रामपति कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है प्राचीन काल में ग्राम पंचायत का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है। और किसके अर्थशास्त्र में? जो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, तीनों नाम एक ही शख्स के हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने लिखा था अपना अर्थशास्त्र। राजनीति की ये पुस्तक है, उसी में जो प्राचीन काल में ग्राम पंचायत का जो उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में मिलता है। नगर को क्या कहते थे या नगर को क्या कहा जाता था? नगर को कहते थे दोस्तों पुर। क्या कहते थे? पुर। पुर का प्रमुख होता था, कौन होता था पुर का प्रमुख? तो पुर का प्रमुख होता था दोस्तों नागरिक। पुर के प्रमुख को क्या कहते थे? नागरिक कहते थे। आगे बात करें। गुप्त काल में जिला अधिकारी को क्या कहा जाता था?
हाँ जी, गुप्त काल में जिलाधिकारी को कहा जाता था विषयपति। क्या कहते थे फ्रेंड्स? विषयपति। और गुप्त काल में ही अगर हम बात करें, गुप्त काल में ग्राम के प्रधान को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में ग्राम के जो प्रधान होते थे उन्हें ग्रामपति कहा जाता था। अब तो हम क्या कहते हैं, जो गांव का प्रधान होता है तो उसको प्रधान ही कहते हैं दोस्तों, लेकिन गुप्त काल में जो गांव का प्रधान होता था उसे ग्रामपति कहते थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। आगे बात कर लेते हैं मध्यकालीन जो भारत हुआ है, मध्यकाल में सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मध्यकाल में सल्तनत काल में प्रांतों को कहा जाता था दोस्तों विलायत। क्या कहते थे? विलायत कहते थे। आगे बात करें, ग्राम के शासन के लिए 3 अधिकारी होते थे। हाँ जी, गांव का शासन चलाने के लिए 3 अधिकारी होते थे। वो कौन होते थे? तो वो होते थे प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए चौधरी। हाँ तो फ्रेंड्स, पुराने टाइम में बात करें, मध्यकालीन भारत की बात करें तो गांव के जो शासन के लिए 3 अधिकारी चुने जाते थे। प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी और पंचों की सहायता से विवादों को समाधान करने के लिए चौधरी का चयन किया जाता था दोस्तों। तो ये 3 मुख्य अधिकारी होते थे। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगर बात करें तो 1882 वो साल था जब लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन में क्या किए, संशोधन किए या परिवर्तन किए। आगे बात कर लेते हैं, 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को किसकी अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया? अगर बात करें 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अध्यक्षता में जो केंद्रीय कमीशन पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया तो वो थे CEH होबहाउस। कौन थे? CEH होबहाउस। आगे बात करें 1925 तक पंचायत अधिनियम को पारित करने वाले प्रांत कितने थे? तो 1925 तक पंचायत अधिनियम को पारित करने वाले केवल 8 प्रांत थे। कितने थे दोस्तों? केवल 8 प्रांत। 1926 तक देशी रियासतों में पंचायत अधिनियम पारित किया तो कुल कितनी देशी रियासतों ने पंचायत अधिनियम को पारित किया? तो वो रियासत थी मात्र 6 रियासत थी। कितनी थी? मात्र 6 रियासत थी। अगर आगे बात करें फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो किया गया है अनुच्छेद 40 में किया गया है फ्रेंड्स। याद रखिएगा कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है, ग्राम पंचायत का वर्णन। और अगर भाग की बात करें ये किस भाग में है तो दोस्तों भाग 4 आएगा इसके अंदर। भाग पूछ लेंगे ग्राम पंचायत का गठन, अगर अनुच्छेद 40 अब पढ़ता है या पूछ लेगा एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ग्राम पंचायत तो भाग 9 कैक और ख में है अगर वैसे बात करें, लेकिन ये क्वेश्चन को कंफ्यूजन में कर देगा एग्जामिनर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, यह किस भाग में है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भाग 4 इसका आंसर देना है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। आगे बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। हाँ जी, तो स्थानीय स्वशासन से कानून बनाने का जो अधिकार है वो सौंपा गया है राज्य विधानमंडल को। किसे सौंपा गया है? राज्य विधानमंडल को स्थानीय शासन से कानून बनाने का जो अधिकार है, और अनुच्छेद 246 में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो राज्य जो विधानमंडल है उसको ये सौंपा गया है अनुच्छेद 246 के तहत। क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1952 को। कब हुई फ्रेंड्स? 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण था अशिक्षा। क्या था फ्रेंड? अशिक्षा इसका असफलता का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की शुरुआत कब की गई? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1959। बहुत बार पूछा गया है, नाम बदल दिया गया है। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान से शुरुआत की गई थी, बस नाम बदल दिया गया है। पूछ लिया गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना, मतलब कि ये नहीं पूछा कि पंचायती राज की शुरुआत कब की गई थी। तो पंचायती राज की शुरुआत जो की गई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1959, नागौर का जिला था और राज्य था राजस्थान, जहाँ से क्या किया गया था, भारत में लागू किया गया था पंचायती राज। या एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर बात की जाए कि दूसरा राज्य कौन सा था जहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की शुरुआत की गई या पंचायती राज लागू किया गया, तो वो राज्य था आंध्र प्रदेश, जहां पर 1 नवंबर 1959 को पंचायती राज लागू किया गया। 2 अक्टूबर को पूरे देश की बात की जाए तो सर्वप्रथम नागौर जिला था राजस्थान का, वहां पर पंचायती राज लागू किया गया था। और दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, जहां पर 1 नवंबर 1959 को क्या किया गया था, पंचायती राज लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया या पंचायती राज का सुझाव जो सुझाव दिया गया था किस केंद्र सरकार को किसने दिया था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था या पंचायती राज का सुझाव दिया गया था बलवंत राय मेहता ने। किसने दिया गया था फ्रेंड्स? जिसके अंदर बल होगा तो वो होगा बलवंत राय मेहता, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेंगे कि पंचायती राज को लागू कराने के लिए जो सिफारिशें पेश की गई थी किस समिति के द्वारा पेश की गई थी? तो वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने समिति गठित की थी, कब की थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो समिति गठित की थी वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, और ये गठित की गई थी 1957 को। कब की गई थी गठित? 1957 को ये जो समिति थी बलवंत राय इसके अध्यक्ष थे, ये गठित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सार था वो था लोक भागीदारी, और जो अशिक्षा के कारण सफल नहीं हो पाया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आगे बात करते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन आपको बता ही दिया गया है, 1957 में ये गठित की गई थी, और जो इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी फ्रेंड्स 1958 में की थी। याद रखना, बलवंत राय मेहता जो समिति बनाई गई थी 1957 में बनाई गई थी, और जो रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी 1958 में प्रस्तुत की थी, और इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने मान लिया, और अगले साल 2 अक्टूबर 1959 में नागौर का जिला था राजस्थान का, और पंचायती राज लागू कर दिया फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, बलवंत राय मेहता ने सुझाव दिए थे, क्या सुझाव दिए थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो बलवंत राय मेहता ने जो सुझाव दिए थे वो दिए थे त्रिस्तरीय पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत, 3 तरह की पंचायतें होंगी या 3 तरह के विभाग बनाए जाएंगे पंचायत में, वो कौन से होंगे? तो पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति, और तीसरा था जिला परिषद। तो दोस्तों याद रखना, त्रिस्तरीय पंचायत समिति के जनक या त्रिस्थाई पंचायत के जनक जो थे वो बलवंत राय मेहता थे। तो त्रिस्तरीय की बात कर रहे हैं, वो 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति और जिला परिषद। आगे बात करते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है और ये कार्यकाल कितना होता है, इसके जो प्रमुख या अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम पंचायत का गठन चुने हुए सदस्यों के द्वारा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना होगा अगर पटवारी बनना है तो। आगे है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है सरपंच। और ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछ ली जाती है, तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 18 वर्ष। कितनी होती है फ्रेंड्स? 18 वर्ष न्यूनतम आयु होती है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए। अगर बात करें ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होती है वो 21 वर्ष होती है फ्रेंड्स, क्योंकि अधिकांशतः जो आयु निर्धारित की गई है वो 25 वर्ष की। कितनी की गई है फ्रेंड्स? 25 वर्ष। लेकिन ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो 21 वर्ष होनी चाहिए। सभी पंच मिलकर चुनते हैं। किसे चुनते हैं? तो सभी पंच मिलकर जो चुनते हैं वो चुनते हैं सरपंच को या पंचायत प्रधान को। आगे बात करते हैं ग्राम सचिव नियुक्त किया जाता है। हाँ जी, जो ग्राम सचिव है वो नियुक्त किया जाता है सरकार के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? सरकार के द्वारा। ग्राम पंचायत के सभी वयस्कों की बैठक को कहते हैं। हाँ जी, तो ग्राम पंचायत के सभी जो वयस्क हैं उनकी जो बैठक को कहते हैं ग्राम सभा। क्या कहते हैं फ्रेंड? ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा का कार्य क्या होता है, या ग्राम सभा का कार्य जो है ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करना होता है। ग्राम सभा का कार्य ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करना होता है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। क्या है फ्रेंड्स? ग्राम सभा। अगर आगे बात करें ग्राम पंचायत की आय का साधन क्या है, तो ग्राम पंचायत की जो आय का साधन है वो है फ्रेंड्स संपत्ति, जानवर एवं वाहन कर, ऐच्छिक दान या उपहार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान। यही ग्राम पंचायत की आय का साधन है। आगे बात करें ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं, तो ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं स्थानीय कर निर्धारण और वसूली करना, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, मतलब संस्कारी जो सरकारी योजनाएं हैं उन्हें ग्रामवासियों के लिए सही से बताना और उसको लागू कराना, जन सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव करना। हाँ जी, जो जन सुविधाएं हैं उनका निर्माण और उनका रखरखाव करना। आगे बात कर लेते हैं ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है, या ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, और उन सदस्यों का जो कार्य होता है वो जो ग्राम पंचायत है उसके कार्यों की निगरानी करना होता है दोस्तों। ग्राम पंचायत भंग होने पर किस अवधि में निर्वाचन होगा, तो वो 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन हो जाएगा। अगर आगे बात करें ग्राम पंचायत में सरपंच के अलावा कम से कम कितने सदस्य होते हैं, दोस्तों 6 सदस्य होते हैं। और अधिक से अधिक कितने होते हैं? अधिक से अधिक 20 होते हैं। कम से कम मतलब न्यूनतम कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। और अधिक से अधिक ग्राम पंचायत में सरपंच के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? 20 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं पंचायत समिति। तो पंचायत समिति क्या होती है, इसके जो शाखाएं हैं वो क्या हैं? तहसील, तालुका, ब्लॉक स्तर की स्थानीय सरकार पंचायत समिति के अंतर्गत ही वो कार्य करती है। अगर बात करें पंचायत समिति का कार्य क्या होता है, तो पंचायत समिति का जो कार्य होता है ग्राम पंचायत व जिला परिषद के बीच की कड़ी का काम करना। जिला पंचायत समिति का कार्य होता है ग्राम पंचायत व जिला परिषद के बीच की कड़ी का काम करना। आगे बात करें फ्रेंड पंचायत समिति का गठन। हाँ जी, इसमें सदस्य जो चुने हुए होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं,
कुछ अपूर्व दृष्टक सदस्य होते हैं और कुछ सह सदस्य होते हैं पंचायत समिति में। आगे बात करें, पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है या पंचायत समिति की अध्यक्षता कौन करता है, उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष करता है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है तो वो होता है खंड विकास पदाधिकारी। कौन होता है फ्रेंड्स? खंड विकास पदाधिकारी। आगे बात कर लेते हैं, सामान्यतः पंचायत समिति में सदस्यों के प्रकार कितने होते हैं? तो वो होते हैं फ्रेंड्स पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य। आगे बात कर लेते हैं, पंचायत समिति का गठन होता है तो पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर, खंड के स्तर पर वो इसका जो है गठन किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध करता है कौन करता है? तो वो करता है खंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति का जो प्रशासन है उसका प्रबंध कौन करता है फ्रेंड्स? तो खंड विकास पद अधिकारी जो होता है वही इसका जो प्रशासन का प्रबंध करता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, पंचायत समिति के सदस्य, हाँ जी, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होगी वो एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। क्या होती है दोस्तों? एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। अगर फ्रेंड्स बात करें जिला परिषद की, जिला परिषद क्या होती है? तो पंचायती राज के शीर्ष पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद की अध्यक्षता भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का अधिकारी करता है। जिला परिषद के कार्य, जिले में पड़ने वाले हर पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी जो करता है, कौन करता है? वो जिला परिषद का जो अधिकारी है वही करता है। अगर बात करें जिला परिषद में कम से कम 10 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक 30 सदस्य होते हैं। स्थानीय संसद और विधायक पदेन सदस्य होते हैं जिला परिषद के लिए दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। जनता को क्या करना है? जो विकास के कार्य हैं प्रशासन में उसको भागीदारी बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें, पंचायती राज प्रणाली आधारित है किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो है पंचायती राज प्रदान करता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, हाँ जी, जो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है वो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। हाँ जी, जो पंचायती राज है, जो संस्थाएं हैं उनके निर्वाचन, हाँ जी, इलेक्शन कौन कराता है? तो वो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायती राज की आधारशिला है तो वो है फ्रेंड्स ग्राम सभा। क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, ग्राम सभा। बात करें पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि हैं, क्या उपलब्धि हैं पंचायती राज की? तो वह राजनीतिक चेतना का विकास। हाँ जी दोस्तों, क्या रखिएगा याद? राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती राज की प्रधान समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है पंचायती राज की? तो दोस्तों वह दलगत राजनीति। क्या है दोस्तों? दलगत राजनीति। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये, पंचायती राज जो विषय है वो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है? तो दोस्तों वो राज्य सूची का विषय है। आगे चलते हैं, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है तो वो करता है पंचायत सेवक। कौन करता है फ्रेंड? पंचायत सेवक। नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं दोस्तों, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में शामिल हैं, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में शामिल हैं
ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग और कृषि उत्पादन, यह पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। क्या है दोस्तों? सरकारी अनुदान। क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है ये। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 दोस्तों, याद रखना 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। नागौर का जिला था राजस्थान का और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों। रिपीट हो रहा है दोस्तों। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। किसे कहते हैं दोस्तों? बलवंत राय मेहता को। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ करने वाले राज्य तो राजस्थान के बाद था आंध्र प्रदेश। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। बलवंत राय मेहता ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है? तो पंचायत समिति को सबसे अधिक बलशाली बनाने का सुझाव दिया है दोस्तों। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है पंचायत समिति। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज शुरू हुआ 11 अक्टूबर 1959 को। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां, जो मुख्य समितियां थी, बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी जो बलवंत राय ने बताई थी। और क्या था इसके अंदर? 3 स्तर कौन से थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके बाद आया है फ्रेंड्स अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में जो है लागू की गई, या इसने अपनी सिफारिशें दी थी। और अशोक मेहता समिति में थी द्विस्तरीय, 2 स्तर की यह समिति थी जिसमें था जिला परिषद और मंडल पंचायत। हाँ जी, जिला परिषद और मंडल पंचायत। महत्वपूर्ण समितियाँ थी फ्रेंड, जैसे कि हनुमंत राय समिति, हाँ जी हनुमंत राव समिति 1983, GVK राव समिति 1985, LM सिंधवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1989 हरलाल सिंह खुर्रा या हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990। अगर बात की जाए पंचायतों को सतत करने तथा उन्हें संवैधानिक दर्जा देने की जो रिपोर्ट पेश की गई थी, वो पेश की गई थी फ्रेंड LM सिंधवी समिति ने। LM सिंधवी समिति 1986, ये भी आप याद रखिए। और बात की जाए भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो महात्मा गांधी और राजीव गांधी के बाद सिद्धराज हड्डा। तो महात्मा गांधी, राजीव गांधी और सिद्धराज हड्डा जो थे भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। आगे बात की जाए पंचायती राज संस्था में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के लिए अधिकतम प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? राजीव गांधी थे फ्रेंड्स। ये भी आप याद रखिएगा। जो महिलाओं के लिए 50% सीटें जो आरक्षित हैं आज की ग्राम पंचायत और जिला परिषद में, जो पंचायती राज में, वो उसके जो क्या नाम समर्थक थे वो थे राजीव गांधी। आगे बात कर लेते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने ये सुझाव दिया था फ्रेंड्स। 1977 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अशोक मेहता। कौन थे फ्रेंड्स? अशोक मेहता थे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर ले, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है इसका जो हमने कराया ग्रामीण परिवेश की समितियों से संबंधित। एक दूसरी वीडियो और लेके आएंगे जिसमें अनुच्छेद रहेंगे, सूचियाँ रहेंगी दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए व्यूवर्स हैं, और जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है वो भी नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ तक पहुँच सके। तो दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।